टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जो भी आपका करंट में चल रहा है, यहाँ से आपको स्टैटिक्स भी कवर हो जाएगा और आपका करंट से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको बनेंगे, तो इसलिए आप ये सेशन को कंटिन्यूस देखो, कंटिन्यू बेस पे, और ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम, वही सर्च टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर्स दिए थे, तो आज हम पढ़ने वाले जो हैं वो हम आगे चलेंगे। ठीक है, हमारा जो टॉपिक रहेगा आज वो हमारे पास रहेगा ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ये सारे इंपॉर्टेंट है, मतलब जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्या ये ज़ीरो बजट? ज़ीरो का मतलब क्या होता है? कोई पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, इस एंगल से आप समझो। ठीक है, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इज़ ए मेथड ऑफ केमिकल फ्री एग्रीकल्चर। ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का मतलब है ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पर हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी केमिकल हम इस्तेमाल नहीं करते। जब कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या बनेगा, ये ज़ीरो बजट बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे फिर, जब केमिकल यूज़ नहीं करेंगे तो हम ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिसेस के ज़रिए से हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कमर्शियली प्रोड्यूस्ड केमिकल इनपुट्स, द जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग प्रमोट्स द एप्लीकेशन ऑफ जीवम रुथा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो हम केमिकल इनपुट्स का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स का यूज़ करते हैं, लेकिन हम इस ज़ीरो बजट नेचुरल फार्म में हम क्या केमिकल इनपुट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बट क्या करेंगे, जीवम रुथा, जिसको बोलते हैं मिक्सचर ऑफ फ्रेश देसी काउडंग, हम काउडंग लाएंगे, और हमारे पास क्या होता है, काउ यूरिन होता है, जैगरे और पल्स फ्लोर, वाटर एंड सॉयल जो है, इसको लगाएंगे किसके ऊपर, सॉयल के ऊपर, फार्म लैंड के ऊपर। जैसे कि विलेज में आज आप भी देख सकते हो कि क्या किया जाता है, जो भी आपके पास काउडंग होता है या हम आपके पास जो भी वाटर सॉयल वो लगाया जाता है लैंड के ऊपर, और उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद उसको एग्रीकल्चर किया जाता है। तो यही था ज़ीरो बजट फार्मिंग। ठीक है, इट इज़ फर्मेंटेड माइक्रोबियल कल्चर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर माइक्रोब्स क्या हो जाएंगे, वो ग्रो हो जाएंगे। ठीक है, जब माइक्रोब्स ग्रो हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाएंगे सॉइल के साथ। जब न्यूट्रिएंट्स सॉइल के साथ ऐड हो जाएंगे तो अर्थवर्म्स जनरेट हो जाएंगे, अर्थवर्म्स ग्रो करेंगे तो इसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट जो है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में क्या होता है, सॉयल एरिएशन। सॉयल को क्या मिलता है, एयर मिलता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हमें वाटर कम इस्तेमाल करना पड़ता है। हम क्या करते हैं, ठीक है, इंटरक्रॉपिंग, बंड्स का इस्तेमाल, टॉप सॉयल मल्चिंग। टॉप सॉयल मल्चिंग का मतलब होता है सॉयल के ऊपर आप एक प्रोटेक्टिव कवरिंग लगाते हो, जैसे कि लीव्स होते हैं जो ट्री से गिरते हैं, डस्ट होता है वो आप लगा लेते हो, जो भी प्लांट्स से निकलता है वेस्ट है उसको आप सॉइल के ऊपर लगा लेते, उसको बोलते हैं मल्चिंग। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा भी गया है प्री में कि मल्चिंग का मतलब क्या होता है, आपको बोलना जब हम एक कवरिंग लगा लेते हैं सॉइल के ऊपर, जिसकी वजह से सॉइल जो है वो हीट से बच जाती है, वहाँ पर मॉइस्चर जो होता है रिटेन होता है, और हम क्या करते हैं, सॉइल को कंजर्व भी करते हैं इसके ज़रिए से। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई है। तो ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग अगेंस्ट वर्मी कंपोस्टिंग, तो यहाँ पर हमें वो कंपोस्टिंग नहीं करनी पड़ती, ये उसके अगेंस्ट है, क्योंकि यहाँ पर हम जनरली किसका इस्तेमाल करते हैं, काउडंग का ही इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर करंट ये मैंने टॉपिक पढ़ाया आपको कि ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ब्रीफ में मैंने आपको आइडिया दिया, सो दैट जब आप क्वेश्चन एग्जाम में देखोगे, ठीक है, आपको एक माइंड में आना चाहिए, हाँ ज़ीरो बजट का मतलब होता है जहाँ पर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करते, हम काउडंग का इस्तेमाल करते। अब जून 2018 में क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश रोल्ड आउट एन एम्बिशियस प्लान टू बिकम इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू प्रैक्टिस 100% नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश को बोला जाता है इंडिया की पहली स्टेट जो प्रैक्टिस करेगा 100% कंप्लीट नेचुरल फार्मिंग बाय 2024, इसलिए आपको ये याद रखना है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग, सिक्किम को बोला जाता है इंडिया की पहली स्टेट जिसको हम कंप्लीट 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग माना जाता है। ऐसे स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ये भी न्यूज़ में था, द हिंदू के न्यूज़ में था, हम्बोल्ट करंट। देखो ये नहीं है कि आपको जैसे इकोलॉजी एनवायरनमेंट आप हम्बोल्ट करंट पढ़ोगे तो आप बोलोगे ठीक है, हाँ हमने हमने ज्योग्राफी में हम्बोल्ट करंट पढ़ा था तो वहाँ से वो आ जाएगा। नहीं, वो तो आप पढ़ोगे ही वहाँ से, लेकिन इतने करंट्स है उसमें से ये इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ में होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो हम्बोल्ट करंट सिस्टम क्या है, ये होता है, इसको बोलते हैं, दूसरा नाम पीरू करंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली एक ऐसा करंट होता है जो एल नीनो ला नीना के साथ इसका एक रिलेशन आपको देखने को मिला। जब आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर क्या होते हैं, वो
कोल्ड कंडीशंस यहाँ पर डेवलप होती है, वार्म कंडीशंस डेवलप होते हैं, इस तरीके से आप एल नीनो ला नीनो में आपने पढ़ा होगा। तो हम्बोल्ट करंट सिस्टम जो है ये पेरू पे आपको देखने को, कोस्ट ऑफ पेरू जो है, ठीक है, वहाँ पर जो साउथ अमेरिका में है। हम्बोल्ट करंट आल्सो कॉल्ड एज पेरू करंट, इसका दूसरा नाम पेरू करंट है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा इन हम्बोल्ट करंट कौन सा करंट है, आपको बोलना ये कोल्ड करंट है। मतलब आपका क्वेश्चन ये बनेगा, आपके पास लिस्ट तैयार होना चाहिए कोल्ड करंट्स और वार्म करंट्स कौन कौन से होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड करंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म करंट। यहाँ पर मैंने आपको बोला हम्बोल्ट करंट एक कोल्ड करंट होता है, ठीक है। जब पेरू के आसपास, जो पेरू आप देखोगे साउथ अमेरिका में, उस कॉन्टिनेंट, उसके आसपास, उस कोस्ट के आसपास कोल्ड करंट होता है। लेकिन वो जब रिप्लेस होता है ना वार्म करंट से, तो क्या हो जाता है, तो एल नीनो का इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। ये आपको बिल्कुल ही मैं एल नीनो का कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। कोल्ड करंट है लो सैलिनिटी ओशन वाटर, ओशन करंट है, यहाँ पर सैलिनिटी जो है वो कम है। दैट फ्लोज नॉर्थ अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। मैंने आपको पहले बोला साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हम्बोल्ट करंट एक कोल्ड करंट है, ये एक हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है हम्बोल्ट करंट। क्यों एक कोल्ड करंट है, इससे क्या हो जाता है, आप बोलोगे यहाँ पर आपको फिश प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि आप बोलोगे कि इस एरिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, इस एरिया में आपको देखने को मिलेगा जो आप क्या बोलते हैं, फिश प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा इस एरिया में देखने को मिलती है, इसलिए इस एरिया को बोला जाता है प्रोडक्टिव एरिया, ये वाला कोस्ट जो होता है, ठीक है। इंडिया फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बना है, ठीक है। ये आपको सीधे पूछा जाएगा एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। पहली बार इंट्रोड्यूस कब किया गया, 2011 में। इज रिलेटेड टू, आपको बोलना है प्लास्टिक वेस्ट के रिलेटेड, आपको बोलना है रिलेटेड टू वेस्ट, बस इतना आपको याद रखना है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी इज रिलेटेड टू द वेस्ट, वेस्ट के आपके साथ रिलेट करना है बस, और कुछ भी याद नहीं इसमें रखना है, ठीक है। और इसको जो है अंडर द प्लास्टिक मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स 2011 एंड ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के जरिए से इस एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। एक और है बायो, बायो जहाँ पर भी बायो फिल्म्स देखो, बायो मास देखो, बायो कोल देखो, जो भी आपके पास बायो मिलेगा, बायो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है आपके लिए। बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ, लाइफ का मतलब क्या होता है, कुछ लिविंग रिलेशन होगी यहाँ पर, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो लिविंग, लिविंग यहाँ पर क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बस ये कॉन्सेप्ट को याद रखने की एक टेक्निक है। बायोफिल्म्स आर ए कलेक्टिव ऑफ वन आर मोर टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सपोज ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये दूसरा माइक्रो, ये तीसरा, ये चौथा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब एक से ज़्यादा टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेते हैं। ये अलग एक कैटेगरी, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। दैट कैन ग्रो ऑन मेनी डिफरेंट सर्फेसिस, जो अलग अलग सरफेस पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट फॉर्म बायोफिल्म्स इंक्लूड, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक बायोफिल्म बनाते हैं, वो है आपके पास डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपको पता है बैक्टीरिया, फंगाई एंड प्रोटिस्टा, ये डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बायोफिल्म बनाते हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा बायोफिल्म क्या है, आपको बोलना बायोफिल्म ये एक कम्बिनेशन होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अलग अलग सरफेसेस पे ग्रो करते हैं। जैसे कि मैंने ये सरफेस लिखा है और यहाँ पर मैंने लिखा ऐसे, देखो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ABCD, यहाँ पर एक और सरफेस बनाए हैं, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आप देखो ABCDE, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब देखो इसी को बोलते हैं हम बायोफिल्म, बस इतना ही आपको समझना था। अब यहाँ पर इस टॉपिक से आपका एक दो क्वेश्चन डायरेक्ट जनरली मिल सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक पे पिछले साल भी JKS में क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा गया रिलेटेड टू सूसू, जो गैंगेटिक डॉल्फिन है उस पर क्वेश्चन पूछा था। दैट मीन स्पीशीज से क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है इकोलॉजी एनवायरनमेंट, अगर करंट की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात गियर लाइंस की हम बात करेंगे। गियर लाइंस का दूसरा नाम एशियाटिक लाइंस भी आपको देखने को मिलेगा। कैटेगरी इंडेंजर्ड कैटेगरी है, और कहाँ पर पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है। और दूसरा आपको याद रखना है गुजरात में कौन कौन सी नेशनल पार्क्स हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, या जनरली आप बोल सकते हो गुजरात में, जनरली आप बोल सकते हो गुजरात में कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज है, आप बोलो गुजरात में 5 प्रोटेक्टेड एरियाज इंपॉर्टेंट, गिर नेशनल पार्क, गिर सेंचुरी, पानिया, पन्ना नहीं है, पानिया, पानिया याद रखना, पन्ना जो है वो MP में है, ठीक है, मिटीयाला सेंचुरी एंड गिरनार। तो ये 5 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है या नेशनल पार्क जो है, ये आपको कहाँ पर, गुजरात में देखने को मिलेगा। तो इन शॉर्ट आपको याद रखना है गुजरात फेमस है किस लिए, एशियाटिक लायंस आपको गिर नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपने सुना होगा गोल्डन लंगूर, आपने सुना होगा नाम, ठीक है, गोल्डन लंगूर याद रखो, या गीज, ठीक है, गोल्डन लंगूर या शॉर्ट में गोल्डन लंगूर,
ये एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए। दूसरा, ये स्पीशीज़ मंकी की स्पीशीज़ हैं और ये ओनली इन आसाम, इंडिया में सिर्फ आसाम में ही पाया जाता है और पार्ट्स ऑफ भूटान। याद रखना, ओनली इन आसाम एंड पार्ट्स ऑफ भूटान, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये हर जगह पर नहीं है, ये आसाम और भूटान में देखने को आपको मिलता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो इंडिया में सिर्फ आसाम में ही है और कहीं पर भी नहीं है। और दूसरी जो है नेबर जो है इसका भूटान, यहाँ पर भी आपको थोड़ा देखने को मिलता है, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद ग्रेट वन हॉर्न रिनोसेरॉस, मुझे गट फीलिंग आ रही है तो इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ग्रेट वन हॉर्न रिनोस को, इसको अब दूसरा नाम बोला जाता है रिनोसेरॉस, इसको बोला जाता है इंडियन रिनो या इंडियन रिनोसेरॉस भी इसको बोला जाता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ रिनो स्पीशीज। क्वेश्चन आपका बनेगा, डिफरेंट रिनोसेरॉस है, उसमें से एक रिनोसेरॉस है जिसको बोलते हैं ग्रेट वन हॉर्न रिनोसेरॉस। और ये ग्रेट वन हॉर्न रिनोसेरॉस जो है ये सबसे लार्जेस्ट, जितने भी स्पीशीज रिनोसेरॉस के उसमें से रिनो, इंडियन रिनो जो है सबसे बड़ा रिनो कंसिडर किया जाता है और इसी इंडियन रिनो को ही नाम दिया जाता है ग्रेट वन हॉर्न रिनोसेरॉस। ये किस कैटेगरी में आता है? IUCN की आप बोल रहे वल्नरेबल कैटेगरी में। द स्पीशीज इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल हैबिटेट्स ऑफ इंडो नेपाल तराई रीजन। ठीक है, ये कहाँ पर है? इंडो नेपाल के तराई रीजन में और वेस्ट बंगाल और आसाम में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इंडिया में जनरली कहाँ पर पाया जाता है? आसाम में। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिया के किस रीजन में सबसे ज़्यादा रिनोसेरॉस देखने को मिला, आप सीधे बोलोगे, आप बोलोगे कि आसाम जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। आसाम हैज़ एस्टिमेटेड 2640 रिनोसेरॉस इन 4 प्रोटेक्ट एरियाज। आसाम स्टेट में आपको क्या देखने को सबसे ज़्यादा रिनोसेरॉस हैं, लेकिन अलग अलग जो भी आसाम में जितने भी नेशनल पार्क्स हैं उन नेशनल पार्क्स में हमें ये रिनोसेरॉस देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन बनता है आपको कि नेशनल पार्क जो है आसाम में कौन कौन से। अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा उसको पहले कल के लेक्चर को देखो, मैंने आपको लिस्ट पढ़ाया है जितनी भी 106 नेशनल पार्क है सभी के सभी, और उसमें से इसलिए वो पढ़ा रहा था क्योंकि सो दैट आपको फिर स्पीशीज भी समझ आ जाएगी किस नेशनल पार्क में कौन से स्पीशीज हैं। अब आसाम में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, पाबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? आसाम में है। ठीक है, पोबीटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ 100 रिनोसेरॉस। डेंसिटी की मैं बात करूँ, डेंसिटी का मतलब एरिया, मतलब एक यूनिट एरिया में, ठीक है, 1 स्क्वायर किलोमीटर कितने, देखो सबसे हाईएस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, सबसे हाईएस्ट में नहीं बोल रहा, सबसे ज़्यादा लार्ज नंबर में नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा डेंसिटी के हिसाब से आपको बोला पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है सबसे ज़्यादा डेंसिटी के हिसाब से कहाँ पर है? आसाम के पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, एंड सेकंड हाईएस्ट नंबर कहाँ पर? रिनोसेरॉस कहाँ पर है? आसाम में, आफ्टर काजीरंगा। तो याद रखना, ठीक है, आफ्टर काजीरंगा नेशनल पार्क। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ब्लैक नेकेड क्रेन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये सारी स्पीशीज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैं एक ही नहीं बोलूँगा पर्टिकुलर कि यही आप याद करके रखो, अगर मैंने कोई चीज़ PDF में लाई है दैट मीन्स वो सारा इंपॉर्टेंट है। ब्लैक नेकेड क्रेन की बात करोगे भूटान और अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और ये ब्लैक नेकेड क्रेन जो है ये विंटर में आते हैं। तो कैटेगरी में कौन सी है? आपको बोला नियर थ्रेटनेड वाली कैटेगरी। आप एक लिस्ट बनाओगे, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल और नियर थ्रेटनेड वाली स्पीशीज लिस्ट आपको पता होना चाहिए, जितनी भी इंपॉर्टेंट स्पीशीज है जो भी यहाँ दिखा रहा हूँ। ब्लैक नेकेड क्रेन जो होते हैं ओनली क्रेन स्पीशीज टू माइग्रेट बिटवीन विंटर एंड समर ग्राउंड्स। ये जैसे कि अभी समर सपोज चल रहा है, अभी समर है, फिर क्या आ जाएगा? विंटर आ जाएगा। समर और विंटर के गैप जो भी आपको देखने को मिलेगा ना, विंटर और, ठीक है, फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर समर है अभी, सपोज मैं बोलता हूँ सपोज जून है, फिर आ जाएगा विंटर, आ जाएगा दिसंबर, फिर आ जाएगा फिर से जून का टाइम। तो इस तरीके से दिसंबर के जून के मंथ में ये कंटिन्यूसली क्या कर रहे होते हैं? माइग्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, डिगोंग का मतलब होता है ये सी काऊ होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया ऑलरेडी 1-2 बार, डिगोंग 2-3 बार UPSC पे भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया डिगोंग के ऊपर, तो पता होना चाहिए। डिगोंग इज आल्सो कॉल्ड है सी काऊ, ये सी काऊ है। अगर सी काऊ है तो दैट मीन्स काऊ का मतलब ये मैमल है, तो आपको पता होना चाहिए ये मैमल कैटेगरी में आता है, कोई बर्ड नहीं है, ये मैमल है। IUCN की कैटेगरी की बात करेंगे, वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पर न्यूज़ में क्या था? रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट अनाउंस्ड इंडियाज फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व फॉर डिगोंग्स इन पालक बे। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने अनाउंसमेंट किया, पहला कंजर्वेशन रिजर्व उसने बनाया है। ठीक है, किसके रिलेटेड? डिगोंग के रिलेटेड। आपको बोला तमिलनाडु। यहाँ पूछा जाएगा
तमिलनाडु में एक पहला कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल, आपको बनाया डेंगू के रिलेटेड। और क्वेश्चन ये बनेगा कि पालक बे कहाँ पर है, आप बोलोगे बे ऑफ बंगाल आपने पढ़ा होगा, पालक स्ट्रेट पड़ी होगी, तो पालक बे भी जो है ये तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम डॉल्फिन की बात करेंगे, लेकिन ये कौन से वाले डॉल्फिन है, रफ टूथ डॉल्फिन जिसको बोलते हैं आप, ठीक है, रफ टूथ बोलो या रफ टूथ बोलो डॉल्फिन, आईयूसीएन कैटेगरी लीस्ट कंसर्न। लेकिन अगर गैंगेटिक डॉल्फिन की बात करोगे, ये यहाँ पर इसको हम सूसू के नाम से जाना जाता है, पॉपुलरली नोन एज सूसू। ये क्वेश्चन पिछले साल अगर आपने JKS 2021 का पेपर नहीं देखा या 22 का नहीं देखा, देख लेना, गैंगेटिक डॉल्फिन क्वेश्चन पूछा गया सूसू। ओनली लिव इन फ्रेश वाटर, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में ही रहता है, एंड आर एसेंशली ब्लाइंड, ठीक है, ये ब्लाइंड है, ये नहीं देख पाता है, फिर ये कैसे चलता है पानी के अंदर, ठीक है। आप बोलोगे रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ द इंटायर रिवर इकोसिस्टम, आप बोलोगे अगर हमें एक रिवर इकोसिस्टम का हेल्थ हमें बताना है कि ये पॉल्यूटेड है या नहीं है, वो हमें इसी सूसू से पता चलता है कि अगर ये सूसू उस पानी में प्रेजेंट है तो हमें इससे पता चलता है कि वाटर जो है क्या वो पोल्यूटेड है या नहीं है। तो एक इंडिकेशन आप बोल सकते हो कि रिवर्स के बारे में बताता है कि ये हेल्दी रिवर है या नहीं है, मतलब पोल्यूटेड है या अनपोल्यूटेड है, ठीक है। इट इज़ आल्सो नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, ये इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, मैंने आपको पहले भी बोला है, ये नेशनल सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इट कैन बी फाउंड इन गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, ठीक है, कर्णाफुली, संगो रिवर सिस्टम ऑफ नेपाल, इंडिया। तो ये कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी और नेपाल में भी देखने को मिलता है, और इसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल के नाम से भी जाना जाता है। इसको डिक्लेयर किया गया 2019 में, ठीक है। उसके बाद आईयूसीएन कैटेगरी इंडेंजर्ड, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल फर्स्ट, ये भी पता होना चाहिए, अपेंडिक्स के फर्स्ट आता है सिटीज के अंदर। द स्पीशीज इज ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ द एंटायर रिवर इकोसिस्टम, इट इज ब्लाइंड, ये अगर ब्लाइंड है फिर कैसे चलता है, कैसे अपना रास्ता ये ढूंढता है, एंड फाइंड इट्स वे एंड प्रे इन रिवर वाटर थ्रू इको लोकेशन। याद रखना, इको लोकेशन एक मैकेनिज्म होता है, उस इको लोकेशन के थ्रू ही ये क्या करता है, ये अपना रास्ता, और जिसको इसको खाना होता है, प्रे इसका जिसको ये खाता है, तो ये क्या करता है, उसको इको लोकेशन के थ्रू ही आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। ओलियो रेडली टर्टल, यूपीएससी ने 3-4 बार क्वेश्चन पूछा है ऑलरेडी, ऑप्शंस में भी दिया गया है। सबसे पहले पता होना चाहिए वल्नरेबल कैटेगरी में, फिर ये आपको क्वेश्चन बनता है कि ओलियो रेडली टर्टल जो है ये पैसिफिक ओशन में भी, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन में देखने को मिलेगा। कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए वल्नरेबल कैटेगरी है, ठीक है। उसके बाद सी ग्रासेस क्या आपने पढ़ा होगा, आपने सरगासो सी पढ़ा होगा, जब आप ओशन करंट्स पढ़ते हो ना, ओशन करंट्स आप पढ़ते हो, तो यहाँ पर क्या होता है, ये इक्वेटर होता है, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो होता है आगे जाता है, फिर ये क्या होता है, मैक्सिको करंट, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, गल्फ स्ट्रीम, उसके बाद क्या हो जाता है नॉर्थ, फिर यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है, नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट आगे चला जाता है, ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाता है बेंगोलियन करंट, इस तरीके से। तो यहाँ पर एक सर्कल बनता है, ठीक है, और यहाँ पर इसी को, यहाँ पर एक ग्रास होता है एटलांटिक ओशन में, इसी को हम बोलते हैं सरगैसम, और यहाँ पर सी एक्चुअली सी ग्रास है जिसको बोला जाता है सरगैसम, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये सी ग्रास जो है, ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं एक्चुअली, जो ग्रो होते हैं कहाँ पर, पानी के अंदर ग्रो होते हैं। दे हैव रूट्स, इनके पास रूट्स होते हैं, स्टेम होते हैं, लीव्स होते हैं, एंड फ्लावर्स को ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और इनको इकोसिस्टम इंजीनियर्स भी कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज कंसिडर्ड एज इकोसिस्टम इंजीनियर्स, आपको बोलना है सी ग्रासेस को इकोसिस्टम इंजीनियर्स बोलते हैं। आपको बोला जाएगा कि जो आपके पास एक, आप ये बोल सकते हो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशंस किनको बोला जाता है, आपको बोलना कोरल रीफ्स को। जनरली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आप पढ़ते हो लैंड के ऊपर, ठीक है, जब आप वेजिटेशन पढ़ते हो, लेकिन ये भी क्वेश्चन आपका बनता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ओशंस किस स्पीशीज को बोला जाता है, आपको बोलना कोरल रीफ्स। और इस तरीके से ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि इकोसिस्टम के इंजीनियर्स किनको बोला जाता है, आपको बोलना है सी ग्रासेस को बोला जाता है। एक एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट, जिसको मैं बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना जरूरी है। परियार टाइगर रिजर्व आपने पढ़ा होगा, टाइगर रिजर्व या परियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या परियार नेशनल पार्क आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको कल भी बोला था वो कहाँ पर है, साइलेंट वैली हो या परियार हो, वो कहाँ पर है, वो केरला में है। अब लोकेटेड इन द साउदर्न रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन तमिलनाडु एंड केरला, ये जनरली आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, परियार नेशनल पार्क वो आपको केरला में देखने को मिलेगा। लेकिन टाइगर रिजर्व की अगर बात करेंगे, ये आपको देखने को मिलेगा दोनों, एक तमिलनाडु और केरला में आपको देखने को मिलेगा। मेजॉरिटी एरिया जो है इसका केरला में आप बोल सकते हो।
इसको डिक्लेयर किया गया था सेंचुरी इन 1950s में, लेकिन टाइगर रिजर्व 1978 में ये बना। अब यहाँ पर क्या है, रिवर परियार हैज इट्स ओरिजिन। अब ये जो टाइगर रिजर्व है यहाँ पर, यहाँ से कौन सा रिवर का ओरिजिन है, आपको बोला परियार रिवर का ओरिजिन इसी टाइगर रिजर्व से है। तो जनरली मैंने आपको कल भी बोला था, जब अब मैं आपको ये पढ़ा रहा था, क्या बोलते हैं उसको, नेशनल पार्क्स, और मैंने आपको बोला था नेशनल पार्क्स एक तो आपको पता होना चाहिए स्टेट कौन सा है, दूसरा मैंने आपको पता है ये, पहले मैंने बोला था आपको नेशनल पार्क किस स्टेट में कौन से नेशनल पार्क है ये पता होनी चाहिए, बेसिक एक इन्फॉर्मेशन है। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी किस नेशनल पार्क में कौन से स्पीशीज़ फेमस हैं, कौन सी नेशनल पार्क किस स्पीशीज़ के लिए फेमस है, ये भी आप बोल सकते हो गया दूसरा। तीसरा मैंने बोला था आपको आपको पता होना चाहिए अगर कोई रिवर फ्लो होता है किसी नेशनल पार्क से, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे परियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, परियार नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व, उसमें उसके थ्रू कौन सा रिवर फ्लो करता है, आप बोलना परियार रिवर फ्लो करते हैं। एक डैम भी आप बोलोगे जो आपको बोलना है, जो केरला में आप बोलोगे मुल्ला परियार डैम जो है, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, पीटीआर। पीटीआर का मतलब होता है परियार टाइगर रिजर्व में देखने को मिलेगा। इन एडिशन टू टाइगर, ठीक है, टाइगर्स के अलावा परियार इज एन इंपॉर्टेंट एलिफेंट हैबिटेट। यहाँ पर सिर्फ टाइगर से नहीं होते हैं परियार में, यहाँ पर एलिफेंट्स भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मैंने बोला था आपको कल, अरुण का नाम मौलवी ने रखा था। अरुण का नाम मौलवी का मतलब होता अरुण से निकला अरुणाचल प्रदेश, नाम से निकला था नामदफा नेशनल पार्क, और मौली से बोला था मौलिंग नेशनल पार्क। तो सबसे पहले मौलिंग नेशनल पार्क न्यूज़ में है तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, पर अरुणाचल प्रदेश में। अब क्वेश्चन कहाँ से, डेप्थ कहाँ से क्वेश्चन की बनती है, यहाँ से कि इस नेशनल पार्क के थ्रू कौन सा रिवर फ्लो करता है, आप बोलोगे, ठीक है, आप बोलोगे रिवर सियांग जो है ये यहाँ से फ्लो होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको पता है हमारे पास 18 बायोस्फीयर हॉट स्पॉट्स हैं, और उसमें से ये, उनमें से मौलिंग टाइगर रिजर्व भी, नेशनल पार्क भी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स के अंदर आता है। मानस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आसाम में, मैंने आपको कल बोला था आसाम की सारी नेशनल पार्क्स मास। अब यहाँ पर मैं वो चीज़ें बोल रहा हूँ जो न्यूज़ में नेशनल पार्क है, इसलिए कल वाला लेक्चर देखना ज़रूरी है। मानस नेशनल पार्क की बात करेंगे, मानस रिवर इज़ ए मेजर ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। याद रखना मानस एक रिवर है जो किसकी ट्राइब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ से पता ये भी चला आपको कि ब्रह्मपुत्र की कौन सी ट्राइब्यूटरी मानस है। और ये ब्रह्मपुत्र रिवर, ये मानस रिवर जो है ये किसके थ्रू फ्लो होता है, इस मानस नेशनल पार्क से। तो ये इजी याद रखना है, मानस नेशनल पार्क मतलब इसके थ्रू एक रिवर पास करता है जिसको बोलते हैं मानस रिवर। और यही मानस रिवर आप क्या बोलोगे किसकी ट्राइब्यूटरी, आप बोलोगे ब्रह्मपुत्र। सारिस का टाइगर रिजर्व मैंने कल भी बोला था आपको, सारिस का जो है राजस्थान में है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये टाइगर रिजर्व फेमस किस लिए, रॉयल बंगाल टाइगर। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। गांधी ग्रीन ट्रायंगल आपने सुना होगा, कि आपने अभी तक नहीं सुना होगा बट न्यूज़ में आया है, एक गांधी ग्रीन ट्रायंगल का मतलब क्या है, रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। आपको पता होना चाहिए क्या, द ग्रीन ट्रायंगल नेम्ड आफ्टर महात्मा गांधी, एक ट्रायंगल है जिसको ग्रीन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, ये ग्रीन है, ठीक है, और उसको नाम दिया गया है महात्मा गांधी के नाम पे। वाज जॉइंटली इनॉग्रेटेड इन मेडागास्कर कैपिटल, और इसको इनॉग्रेट किया गया है मेडागास्कर में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने वो पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं उसको, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पड़ा होगा, यहाँ पर आपको आइलैंड एक देखने को मिली जिसको बोलते हैं मेडागास्कर, तो वहाँ पर ही इसको इनॉग्रेट किया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा गांधी ग्रीन ट्रायंगल जो है ये कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है, आपको बोलना है इसको इनॉग्रेट किया गया है मेडागास्कर में। बस इतना आपको ये कैपिटल में याद नहीं अगर रखोगे, कैपिटल का नाम जो है एंतानिया रिवो बोल सकते हो, बट जनरल आप याद रखो मेडागास्कर, सो आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे, ठीक है। दिस नेम वाज डन एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो इसको नाम दिया गया है जो आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक पार्ट है ये, सो दैट जिस टाइम हमें 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है हमने सेलिब्रेट किया है। This Gandhi Green Triangle would create a maximum green space in the capital city of Madagascar। ये गांधी ग्रीन ट्रायंगल का एम क्या है, जिसकी वजह से क्या होगा, एक मैक्सिमम ग्रीन स्पेस को क्रिएट किया जाएगा मेडागास्कर के कैपिटल में। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लास्ट में बोलूँगा अभी, लास्ट टॉपिक जिसको बोलते हैं कुकी ट्राइब। कुकी ट्राइब जो है, क्योंकि जो ट्राइब न्यूज़ में है ट्राइब पे क्वेश्चन बनेगा, फिर आपको वो हिस्ट्री में कवर नहीं करना है। अगर कोई ट्राइब पूछी जाती है ना, वो ट्राइब सिर्फ करंट अफेयर के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट बनता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है ट्राइब्स में, आपको खुद पता है।
कुकी ट्राइब जो है ये हैं, आपको बोलना है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। आपको सबसे पहले याद रखना है कहाँ कहाँ पर, मणिपुर, मिजोरम, आसाम। स्पेशली मणिपुर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन बाकी एरियाज में भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। एंड सम पार्ट्स ऑफ म्यांमार एंड बांग्लादेश, म्यांमार की कंट्री में भी है और बांग्लादेश में भी है। द मेन फेस्टिवल ऑफ द कुकी ट्राइब इज मिमकुट। ठीक है, मिमकुट जो है याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा मिमकुट फेस्टिवल इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब, आपको बोलना कुकी ट्राइब। या पूछा जाएगा कुकी ट्राइब जो है ये कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, आपको बोलना है मिमकुट जो है सेलिब्रेट करते हैं। आई होप यहाँ तक मेरी बात आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो आगे आगे रहेगा, मैं आपको दिखाऊंगा भी कौन कौन, ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये 6th असेसमेंट रिपोर्ट आपको अलग से नहीं पढ़ना, क्योंकि आप इन चीज़ों को सारे मिस करोगे, सभी चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें मैं एक जगह पर लेकर आया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।